आज की क्लास में हम कार टी सेल थेरेपी पे डिस्कशन करने जा रहे हैं। देखो, कार टी सेल थेरेपी ब्लड कैंसर के इलाज की एक थेरेपी है और हाल ही में भारत के द्वारा अपनी पहली मेड इन इंडिया कार टी सेल थेरेपी को विकसित किया गया है और उसको मंजूरी भी मिल गई है। उसका नाम है नेक्सकार 19। तो ये एक कार टी सेल थेरेपी का एक प्रकार है, या यूं कहूं ये वो कार टी सेल थेरेपी का भारतीय वर्जन है। और भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जिनके पास ये थेरेपी है। तो इससे अब हम ब्लड कैंसर का इलाज कर सकते हैं। और ये एक जीन थेरेपी का एक टाइप है। इसको भी मैं आगे डिटेल में समझाऊंगा। और इसके इस तकनीक या इस विधि से हम 15 मरीजों का इलाज कर रहे थे और उनमें से एक मरीज को पूरी तरह ब्लड कैंसर से फ्री घोषित कर दिया है। उनका नाम था डॉक्टर वी के गुप्ता। तो वो पूरी तरह से ब्लड कैंसर से वो मुक्त हो चुके हैं, इसीलिए ये न्यूज में बना हुआ था। तो हम देखेंगे कि ये कार टी सेल थेरेपी है क्या। देखो, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, एक कार और दूसरा टी सेल। तो कार का अर्थ होता है काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर और ये टी सेल का मतलब होता है टी कोशिकाएं। ये हमारे शरीर में मिलने वाली कोशिकाएं हैं, ब्लड सेल्स हैं। देखो, हमारे शरीर में आपने सुना होगा आरबीसी मिलती हैं, रेड ब्लड सेल्स मिलती हैं। देखो आगे दिखाता हूं मैं आपको कि देखो हमारे शरीर में रेड ब्लड सेल्स होती हैं। इनका काम होता है कि पूरे शरीर में ऑक्सीजन को लेके जाना और फिर वहां से CO2 को, कार्बन डाइऑक्साइड को इकट्ठा करके लाना फेफड़ों के पास। तो जब हम सांस लेते हैं, जो ऑक्सीजन लेते हैं वो फेफड़ों में जाएगी और फेफड़ों से उस ऑक्सीजन को ये आरबीसी अपने साथ ले जाएंगे और पूरे शरीर में ले जाएंगे, हर कोशिका तक पहुंचाती हैं। और फिर उन कोशिकाओं से CO2 को इकट्ठा करके लाती हैं, फेफड़ों तक लाएंगे और फेफड़ों से फिर हम उसको शरीर से बाहर निकाल देते हैं। तो ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्ट का जो काम है वो करती है आरबीसी। लेकिन दूसरे प्रकार की हमारे शरीर में सेल होती हैं जिनका नाम होता है WBC, श्वेत रक्त कणिकाएं। ये हमारे प्रतिरक्षा तंत्र से जुड़ी हैं। ये हमारी कीटाणुओं से, जिसे हम बैक्टीरिया वायरस कहते हैं, उनसे लड़ने में हमारी मदद करती हैं। अगर हमारे शरीर में कोई बैक्टीरिया आ जाए, कोई वायरस आ जाए, तो ये जो WBC है ये वहां पहुंचती हैं, या तो उनको मार देती हैं या उसको चारों तरफ से घेर के ब्लॉक कर देती हैं कि वो और ना फैले। तो ये काम है WBC का। ये हमारी इम्यून सिस्टम की सेल्स है। और ये देखो, ये 4-5 तरह की होती हैं, जैसे न्यूट्रोफिल होगी, एओसिनोफिल होगी, बेसोफिल होगी, लिम्फोसाइट होगी और मोनोसाइट होगी। ये WBC के या हमारे इम्यून सिस्टम के प्रतिरक्षा तंत्र की कोशिकाएं हैं ये। और इनमें एक टाइप है, मैंने अभी दिखाया, देखो ये रहा लिम्फोसाइट। और ये जो लिम्फोसाइट है इसी का एक टाइप है टी सेल। ये लिम्फोसाइट दो तरह की होती है, एक बी सेल होती है और एक टी सेल होती है। और ये जो टी सेल है इसका उपयोग किया जाता है इस थेरेपी के अंतर्गत। तो देखो, ये टी सेल किस तरह की सेल है? WBC है, श्वेत रक्त कणिकाएं हमारे इम्यून सिस्टम का पार्ट है। तो यहां पर अगर मैं आपको दिखाऊं, यहां चले तो देखो यहां पर ये टी सेल हो गई। तो अब समझ में आया होगा कि ये टी सेल क्या है। टी सेल एक प्रकार की WBC है, श्वेत रक्त कणिकाएं हैं जो हमारी बैक्टीरिया से, वायरस से, इन सबसे सुरक्षा करती है, प्रतिरक्षा तंत्र का पार्ट है टी सेल। लेकिन इसके साथ देखो एक और शब्द जुड़ा हुआ था, CAR, जिसका नाम है काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर। देखो ये रिसेप्टर की तरह दिख रहा है, ये देखो आपको। इसका काम होता है जुड़ना, ये जुड़ता है किसी न किसी से जाके। तो ये जो रिसेप्टर है, जो किसी के साथ अटैच होने का काम करता है, इसको जोड़ दिया जाता है इस टी सेल के साथ। अब ये क्यों किया जाता है? देखो देखो, जो हमारे शरीर में जब कभी कैंसर होता है तो वहां पर कोशिकाएं अनियंत्रित रूप से बढ़ने लगती हैं। वो तेजी से विभाजित होती हैं और ऐसे फैलती जाती हैं, उनकी संख्या बढ़ती जाती है। तो ये जो हमारी टी सेल है, देखो इनका काम ही क्या है? ये जो हमारे शरीर में बैक्टीरिया आएगा, वायरस आएगा, उन्हें मार देंगी। लेकिन जो कैंसर की कोशिकाएं हैं वो तो हमारे शरीर की ही कोशिकाएं हैं, वो बाहरी तो है नहीं। तो हमारे शरीर की ही कोशिकाएं हैं, तो उनको ये पहचान नहीं पाती है टी सेल। उन्हें लगता है कि ये हमारे शरीर का ही भाग है, तो वो उनको मारती नहीं है। तो ये जो टी सेल है, जब इसके साथ क्या करते हैं, एक रिसेप्टर को जोड़ दिया जाता है जो क्या करेगा, उस कैंसर कोशिका को जाके पहचानेगा। तो इस टी सेल के साथ इस रिसेप्टर को जोड़ा जाता है जिसका नाम है काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर। अर्थात इस टी सेल के ऊपर हम लगा देते हैं इस रिसेप्टर को। तो अब टी सेल क्या करेंगी, ये जाएंगी, जो कैंसर कोशिकाएं हैं उसके साथ जुड़ जाएंगी और उसको मार देंगे। अभी दिखाता हूं, देखो ये रहा आपकी टी सेल और इसके ऊपर ये CAR, जो काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर है, वो इसके साथ अटैच कर दिया गया है।
और उसको जो अटैच किया जाता है वो जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू किया जाता है। अभी मैं उसको बताता हूं आपको। देखो यहां पर हम पहुंच गए। देखो अब यहां देखो, ये जो आपकी CAR ये कार टी सेल थेरेपी है, इसके अंदर देखो ये आपकी टी सेल है और इसके ऊपर देखो ये जो लगा हुआ है ये है कार या रिसेप्टर जिसे हमने कहा था, और ये आपकी कैंसर सेल है। तो आप कहोगे कि पहचानेगा कैसे? देखो पहचानने का तरीका क्या है कि जो भी कैंसर सेल होती है उसके ऊपर एक विशेष प्रकार का एक प्रोटीन मिलता है, एंटीजन मिलता है। तो ये जो एंटीजन है कैंसर सेल के, इसको पहचानता है ये रिसेप्टर। ये जो कैंसर सेल है इसके ऊपर कुछ मार्कर प्रोटीन मिलता है जो इसी कैंसर सेल के ऊपर मिलेगा। देखो ये जो दिख रहा है ये एक तरह का मार्कर है, इसकी पहचान बताने वाला प्रोटीन है जो सिर्फ कैंसर कोशिका के ऊपर ही मिलेगा, किसी और कोशिका पर नहीं मिलेगा। तो इसी का जो ये जो मार्कर प्रोटीन है जो इसके ऊपर मिल रहा है, इसी के अनुरूप का ये एक रिसेप्टर होता है जो सिर्फ इसी को पहचानेगा। ये साइंटिस्ट लैब में तैयार करते हैं उसके जीन को डाल के, अभी समझाऊंगा। तो ये जो इसके ऊपर ये रिसेप्टर है ये जाके इसके साथ जुड़ जाएगा, और इसके साथ देखो क्या जुड़ी हुई है, टी सेल। तो ये जो टी सेल हुई ये अब जाके इस कैंसर सेल के साथ इस रिसेप्टर के थ्रू जुड़ जाएगी। तो जैसे लॉक और की का सिस्टम है, की लॉक में जाके लग जाती है, तो ये उसी तरह का सिस्टम है कि हर लॉक की एक विशिष्ट की होती है, एक स्पेसिफिक की होती है, किसी हर ताले में की नहीं लगेगी। तो यहां पर ये जो रिसेप्टर होता है ये इसी के साथ जाके फिट हो जाता है, और जैसे ही ये इसके साथ अटैच होगा तो ये टी सेल कुछ विशेष प्रकार के एंजाइम स्रावित करेंगे जिससे ये कैंसर सेल मर जाती हैं। और कैंसर सेल को जब ये टी सेल मार देती हैं तो हमारा शरीर कैंसर रहित हो जाता है। ये काम है कार टी सेल थेरेपी का। इसके अंतर्गत देखो मैंने क्या कहा, टी सेल का काम है कैंसर सेल को मारना, और कार का यूज है उस कैंसर सेल को पहचानना। इसीलिए इस पूरी की पूरी जो थेरेपी है इसे बोला गया है कार टी सेल थेरेपी। अच्छा एक चीज और इसमें से निकल के आएगी, देखो इस पूरी की पूरी थेरेपी को हम इम्यूनोथेरेपी भी कहते हैं। इम्यूनोथेरेपी क्यों कहते हैं? देखो ये जो टी सेल था ये हमारे इम्यून सिस्टम का पार्ट है। अभी मैंने आपको बताया ये WBC का एक प्रकार है, श्वेत रक्त कणिकाओं का, और श्वेत रक्त कणिकाएं हमारे प्रतिरक्षा तंत्र का, हमारे इम्यून सिस्टम का निर्माण करते हैं। तो इस जो थेरेपी में हम इम्यून सेल का या प्रतिरक्षा कोशिकाओं का ही यूज करते हैं, इसलिए इसको इम्यूनोथेरेपी भी कहते हैं। और दूसरा देखो इसमें हम कोई बाहर से कोई केमिकल नहीं दे रहे हैं, ना तो कोई केमिकल का यूज किया जा रहा है, ना किसी रेडिएशन का यूज किया जा रहा है, ना कोई सर्जरी की जा रही है। इसमें हमारी ही शरीर की कोशिकाएं हैं, उन्हीं का यूज किया जा रहा है कैंसर को मारने के लिए या कैंसर को खत्म करने के लिए। तो इसको इम्यूनोथेरेपी भी कहते हैं, और ये पूरी की तरह स्पेसिफिक है, टारगेटेड है। देखो ये जो पूरा का पूरा आपका ये जो टी सेल है वो जब तक इससे अटैच नहीं होगी तब तक ये इसको मारेगी नहीं, ये काम ही नहीं करेगी। तो इट मींस क्या हुआ कि ये जो टी सेल है ये जाके कैंसर सेल से जुड़ेगी, किसी और कोशिका को नहीं मारेगी। जो हम सामान्य रूप से जो ट्रीटमेंट चलते हैं उससे क्या होता है कि ये जो कैंसर सेल, जहां पर कैंसर है उसके आसपास की जो हेल्दी सेल्स होती हैं उन पर भी उसका इफेक्ट पड़ता है, वो भी, उनकी भी मृत्यु हो जाती है, उसके साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा है। लेकिन ये बिल्कुल टारगेटेड है, जाके अटैच होगा और उसी कैंसर सेल को मारेगा। अब इसको और आगे देखते हैं। देखो इसमें किया क्या जाता है, इसके अंदर क्या करते हैं, जैसे मान लो कोई कैंसर का एक मरीज है तो इसमें से इसके ब्लड को निकाल लिया जाएगा, इस मरीज का ब्लड लिया जाएगा और उस ब्लड में से उन टी सेल को अलग कर लेंगे। देखो यहां से इसका ब्लड लिया और इसमें से टी सेल को अलग कर लिया, और जो बचा हुआ ब्लड है वापस शरीर में डाल देते हैं। अब ये जो टी सेल बाहर आ गई, अब इन टी सेल को जेनेटिकली मॉडिफाई किया जाता है, इनके जो डीएनए होंगे उसमें चेंज किया जाता है। तो ये जो आपकी टी सेल आई इसके डीएनए में चेंज किया जाएगा, और इसमें CAR जो मैंने भी आपको बताया था, काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर, जो कैंसर सेल को पहचानने का कार्य करता है, उसके जीन को इन सेल्स में डाल दिया जाएगा। और जैसे ही उसके अंदर इस जीन को डालेंगे तो इसके ऊपर ये प्रवर्ध निकल आएंगे, ये रिसेप्टर निकल आएंगे। तो हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू इन टी सेल को मॉडिफाई कर लिया और इनको अंदर रिसेप्टर को जोड़ दिया, तो अब इनके बाहर ये रिसेप्टर निकल आएंगे। अब इन ये जो टी सेल है इनकी क्लोनिंग कर ली जाती है, इनकी संख्या को बढ़ा लिया जाता है। सब ये लैब में हो रहा है, ये जो प्रोसेस है ये लैब में हो रहा है। तो इनकी संख्या को बढ़ा लिया जाएगा। देखिए बहुत सारी संख्या होगी, इनकी बढ़ गई मात्रा, मिलियंस में होती है ये CAR टी सेल थेरेपी। और उसके बाद इन टी सेल्स को हमारे शरीर के अंदर वापस से इंजेक्ट कर दिया जाता है,
और ये हमारे शरीर में पहुंच गई। अब ये हमारे पूरे ब्लड के साथ हमारे शरीर में पूरे में ये घूमेंगी, और जहां पर इनको कैंसर कोशिकाएं मिली वहां पर ये जाएंगी, उनके साथ अटैच हो जाएंगी और उनको खत्म कर देंगी। तो इसमें टी सेल की महत्वपूर्ण भूमिका है। तो ये हमारी एक इम्यून सेल है, इसीलिए मैंने आपको बताया था इसे इम्यूनोथेरेपी भी कहते हैं। दूसरा मैंने इसको बताया था शुरुआत में कि ये जीन थेरेपी का एक प्रकार है। देखो जीन थेरेपी हुई या नहीं हुई, यहां पर हमने जीन को डाला है या जीन में एक परिवर्तन किया जिसकी वजह से इसके ऊपर ये रिसेप्टर निकल के आया, तो इसीलिए इसको जीन थेरेपी भी कहा जाता है। तो ये एक जीन थेरेपी भी है, एक इम्यूनोथेरेपी भी है, और इसके साइड इफेक्ट नहीं है, बहुत कम साइड इफेक्ट हैं कि ये जाके टारगेटेड जाकर कैंसर कोशिकाओं से जुड़ेगी और उसे मारेगी, किसी और कोशिका को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। जबकि कैंसर की अन्य पद्धतियों के साइड इफेक्ट बहुत हैं, कीमोथेरेपी के बहुत हैं, रेडियोथेरेपी के बहुत हैं, इन सब के साइड इफेक्ट बहुत हैं। और दूसरा चीज कि इससे एक बार इलाज हो गया तो दोबारा आपको वापस से कैंसर नहीं होगा। बाकी सब इलाजों में ये संभावना रहती है कि कैंसर दोबारा से क्रिएट हो जाता है, लेकिन यहां पर एक बार इलाज हो गया तो दोबारा कैंसर की संभावना बहुत कम हो जाती है। तो ये थी आपकी पूरी की पूरी CAR टी सेल थेरेपी। लेकिन अब अगर मैं इसकी बात करूं कि इसके क्या क्या आपके बेनिफिट है और इसको कहां यूज किया जाता है, देखो इसका यूज ब्लड कैंसर के लिए मुख्यतः किया जाता है, अन्य प्रकार के कैंसर में नहीं यूज करते हैं। देखो ये ल्यूकेमिया में और लिम्फोमास कैंसर में ही यूज किया जाता है, जो कि ब्लड कैंसर के एक प्रकार है। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। एग्जामिनर लिख सकता है कि इसका यूज सभी प्रकार के कैंसर में होता है, लेकिन ये सिर्फ किसमें है, ल्यूकेमिया में और लिम्फोमास में है, जो कि ब्लड कैंसर का एक प्रकार है। तो इसका यूज ब्लड कैंसर में है और उसी के लिए भारत में भी इसको अनुमति मिली है। हर प्रकार के कैंसर के इलाज के लिए इसका यूज नहीं किया जाएगा। इसके बाद दूसरा कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसका महत्व क्या है। देखो अभी मैंने आपको बताया, पहला तो इसके साइड इफेक्ट बहुत कम है, और दूसरा जो भारत ने जो विकसित की है थेरेपी, उसकी कॉस्ट बहुत कम है, लागत बहुत कम है। अगर आप विदेशों में इस थेरेपी से अगर आप अपना इलाज कराओगे तो आपका जो खर्चा है वो 4 करोड़ के आसपास पड़ता है, लेकिन भारत में ये 30 से 40 लाख में ट्रीटमेंट हो जाता है। तो कॉस्ट बहुत कम है, और ये इससे इलाज जो होगा वो व्यक्ति का परमानेंट इलाज होगा, दोबारा कैंसर रिक्रिएट नहीं होगा, वापस से उत्पन्न नहीं होगा। तो ये इसका एक तो बेनिफिट है। दूसरा मैंने आपको बता ही दिया कि साइड इफेक्ट नहीं है, बिल्कुल टारगेटेड ड्रग डिलीवरी का एग्जाम्पल है। तो इसको साथ ही साथ इसको लिविंग ड्रग्स भी कहा जाता है, कि एक तरह से जीवित ड्रग है, क्योंकि जो सेल है टी सेल वो जीवित है, मृत नहीं है। तो एक तरह से ये लिविंग थेरेपी भी है, जिंदा सेल का यूज किया जाता है इसमें। तो ये भी आपको ध्यान, इसमें डेथ भी नहीं होती है। तो ये सारे इसके पॉजिटिव पॉइंट हैं, क्योंकि भारत में देखो कैंसर के पेशेंट्स बहुत हैं। और उसका रीजन क्या है, उसका रीजन ये है कि बहुत बड़ी मात्रा में लोग टबाको का यूज करते हैं, तंबाकू का यूज करते हैं, बहुत सारे लोग जो हैं वो शराब का सेवन करते हैं। इन सबसे कई बार म्यूटेशन हो जाता है, बहुत सारे सेल्स में चेंजेस हो जाते हैं, जिसकी वजह से कैंसर हो जाता है। तो उनके लिए ये धीरे धीरे ये समय के साथ और सस्ती होती चली जाएगी, और हो सकता है कि धीरे धीरे इंश्योरेंस जो कंपनी है जिससे हम इंश्योरेंस करवाते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस, वो भी अपने पैकेज में इनको शामिल कर लें। तो ये आने वाले टाइम में और सस्ता हो जाएगा। इसके साथ साथ देखो इसमें चैलेंजेस भी हैं, कुछ चुनौतियां भी हैं, कुछ समस्याएं भी हैं इसके साथ। देखो क्या समस्या है कि एक तो इसको तैयार करने में, इस ट्रीटमेंट को, थेरेपी को समय बहुत लगता है। आपको पहले सेल्स को निकालना होगा, फिर उनको जेनेटिकली मॉडिफाइड करना होगा, उनके डीएनए को चेंज करना होगा, फिर उनकी आगे क्लोनिंग करनी होगी। तो काफी लंबा और जटिल प्रोसेस है। दूसरा इसकी सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि ये सिर्फ और सिर्फ ब्लड कैंसर में ही काम आएगा, अन्य प्रकार के कैंसर का ये इलाज नहीं कर पाता है, उसमें एफिशिएंसी बहुत कम है। जो तीसरी इसकी जो सबसे बड़ी कमी है कि साइड इफेक्ट भी है इसके कुछ 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 जो मानसिक, यूं कहो कि न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम आ जाती है, मानसिक समस्याएं सामने आने लगती हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि कंफ्यूजन होने लगता है, जब बोलते हैं तो वो उखड़ने लगता है, ढंग से बोल नहीं पाता है, कई बार मरीज कोमा में चला जाता है, कंफ्यूजन होने लगता है। तो इस तरह की समस्याएं जो होती हैं, बोलने में दिक्कत आने लगती है, इस तरह के कई सारे साइड इफेक्ट इसमें देखने को मिले हैं। और साथ में एक और जो सिम्टम है उसे बोलते हैं साइटोकाइनिन रिलीज सिंड्रोम। अब ये साइटोकाइन रिलीज सिंड्रोम क्या होता है,
देखो, जब हमारी ये जो WBC सेल होती हैं, जब ये किसी बाहरी पदार्थ को या यूं को बैक्टीरिया और वायरस को डिटेक्ट करती हैं, हमारे शरीर में पहचानती हैं, तो ये एक हार्मोन रिलीज करती हैं, एक प्रोटीन रिलीज करती हैं जिसका नाम है साइटोकाइन। और जैसे ही ये प्रोटीन रिलीज होता है तो हमारा पूरा का पूरा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। हमारी सारी की सारी जो WBC है वो भागने लगती हैं कि भाई हाँ, बाहर से कोई एक एंटीजन आ गया, या यूं कहो कि एक बैक्टीरिया या वायरस आ गया, कोई बाहरी पदार्थ हमारे शरीर में आ गया, जाओ और उसका सामना करो, उसको मार डालो। एक तरह से ये सिग्नल देता है साइटोकाइन। तो इसकी वजह से इस ट्रीटमेंट में ये जो साइटोकाइन है इसकी मात्रा बढ़ जाती है, और हमारे शरीर की जो इम्यून सेल्स हैं, जो T सेल है, B सेल है, ये हाइपर एक्टिवेट हो जाती हैं। बहुत ज्यादा उनकी मात्रा बढ़ने लगती है, बहुत ज्यादा एक्टिवेट हो जाती हैं। और उसकी वजह से ये क्या करती हैं, जो खराब सेल के साथ साथ हमारे जो खुद के ऑर्गन्स हैं उनको भी डैमेज पहुंचाने लगती हैं। लीवर को डैमेज कर देंगी, किडनी को डैमेज कर देंगी। तो ये जो हमारे हेल्दी ऑर्गन्स हैं उनको ही हमारी कोशिकाएं मारने लगती हैं, उनको नुकसान पहुंचाने लगती हैं। उसे कहते हैं साइटोकाइन रिलीज सिंड्रोम। तो इस तरह के भी इसमें दुष्प्रभाव नजर आने लगते हैं। तीसरा क्या है कि इसकी अफोर्डेबिलिटी तो कहा ही है कि देखो, विदेशों में तो 4 करोड़ की है, भारत में भी 40 लाख है, तो 40 लाख भी कोई इतना छोटा अमाउंट नहीं है। तो जनसंख्या जहां पर बहुत बड़ी जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे हो, तो वहां तो 40 लाख भी बहुत बड़ा अमाउंट है। तो ये इससे संबंधित कुछ कुछ क्या है, चैलेंजेस हैं। एक चीज और ध्यान में रखनी है आपको कि जो मैंने अभी बताया था यहां पर, इसको जो ऊपर जो एंटीजन मिलता है इसका नाम आपको याद रखना है। जो कैंसर सेल है, जो ब्लड कैंसर की जो सेल है, इसके ऊपर जिसको ये रिसेप्टर पहचानता है, उस एंटीजन का नाम है CD19। इसको भी आपको ध्यान में रखना है, इसका नाम है CD19। ये इस एंटीजन का या इस प्रोटीन का नाम है जो कैंसर सेल के ऊपर मिलता है। तो इस CD19 को पहचानते हैं ये कार, या ये क्यों कि ये जो रिसेप्टर है इस CD9 के साथ जाके जुड़ेगा। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो अब तो यहां तक तो था इसका सारा का सारा कि इसका प्रोसेस क्या है। अब थोड़ा सा इसका बेसिक और देख लें कि इसको डेवलप किसने किया, किस किस का इसमें योगदान रहा है। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो इसको प्रोफेसर हैं राहुल परवार, ये IIT बॉम्बे के हैं, उनके द्वारा और उनकी टीम के द्वारा विकसित किया गया। लेकिन इसके साथ साथ इनको सहयोग मिला है टाटा मेमोरियल सेंटर का, और इम्यूनो एक्ट एक कंपनी है इसका। तो इम्यूनो एक्ट, टाटा मेमोरियल सेंटर और IIT बॉम्बे के जो ये वैज्ञानिक है या प्रोफेसर है राहुल परवार, इनके सबके सहयोग से इसको विकसित किया गया है। और इसके साथ साथ आपको इम्यूनो एक्ट के बारे में भी थोड़ा सा पता होना चाहिए कि देखो, ये 2018 में IIT बॉम्बे से ही निकली हुई एक तरह की कंपनी है जो इस CAR-T सेल थेरेपी के क्षेत्र में काफी अच्छा काम कर रही है। तो इम्यूनो एक्ट याद रखना, 2018 में बनी है, IIT बॉम्बे से निकली है ये भी। और ये राहुल परवार का भी नाम आपको याद रखना है कि इनका काफी योगदान रहा है इस पूरी CAR-T सेल थेरेपी के विकास में। और हमारी जो भारत की जो CAR-T सेल थेरेपी है उसका नाम भी आपको याद रखना है, NexCAR19। तो ये पूरा का पूरा आपका CAR-T सेल थेरेपी। इसके साथ साथ कुछ चीजें और भी देख लेते हैं बेसिक की, कि हमारे यहां पर इलाज के कौन कौन से जो तरीके हैं जो पहले यूज किए जाते हैं, तो उनको भी हम देख लेते हैं। जैसे आपने सुना होगा रेडियोथेरेपी, सर्जरी। देखो ये रहा, यहां पर बात करें कि ये कन्वेंशनल मेथड्स हैं कि जो हम पारंपरिक रूप से जो आम खास हम यूज करते हैं कैंसर के इलाज में। तो सबसे पहला देखो कौन सा, सर्जरी है। इस सर्जरी के अंतर्गत हम क्या करते हैं कि एक ऑपरेशन के थ्रू, एक सर्जरी के थ्रू कैंसर को हटा दिया जाता है। लेकिन दूसरी पद्धति है देखो रेडियोथेरेपी। इसके अंदर हाई एनर्जी की, जिनकी ऊर्जा बहुत ज्यादा होती है, ऐसी रेडिएशन को डाला जाता है कैंसर सेल पे जिससे कैंसर सेल मर जाती हैं, जैसे एक्सरेज। तो एक्सरे को उस कैंसर सेल पे डाला जाएगा तो वो कैंसर सेल मर जाएगी या उसका कैंसर का साइज छोटा हो जाएगा। तो ये दूसरा जो ट्रीटमेंट है वो है रेडियोथेरेपी। तीसरा है सिस्टेमिक थेरेपी। तो सिस्टेमिक थेरेपी में आती है कीमोथेरेपी, जिसमें हम दवाएं दी जाती हैं मरीज को और उससे उन सेल्स को मारा जाता है। तो ये कीमोथेरेपी है, और इन सबके बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट होते हैं। कीमो हुआ, आपका ये जो सर्जरी हुई, रेडियोथेरेपी हुई, और इनके साथ साथ ये हेल्दी सेल्स को भी प्रभावित करते हैं। जहां कैंसर है उसके आसपास की जो स्वस्थ कोशिकाएं हैं उनको भी ये प्रभावित कर देते हैं। और जो नई जो आई है वो आपके सामने है CAR-T सेल थेरेपी। और काफी रिवोल्यूशनरी है, काफी क्रांतिकारी है, और इससे 90% तक इसकी एफिशिएंसी है। तो 90% बहुत ज्यादा होता है, इसलिए ये न्यूज में रहा है और काफी चर्चा में है। आपको इसको ध्यान से पढ़ के जाना है, एग्जाम में ये आ सकता है।
तो आज यहीं रुकते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।